गाइस, जय भारत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आइसोमेरिज्म पार्ट 1 की और हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था। पहले उस होमवर्क को देख लेते हैं, कितने बच्चों का आंसर सही आया है जरूर चेक करेंगे और फिर आगे हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म पार्ट 2 के बारे में। ध्यान देना, यहां पर हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको डायहेड्रल एंगल से रिलेटेड, कन्फर्मेशनल एनालिसिस से रिलेटेड। यहां पर जो हमें डायहेड्रल एंगल ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू थी 29 डिग्री और हमसे पूछा गया था एच डैश और एच डबल डैश के बीच में डायहेड्रल एंगल कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन बना दिया था और काफी बच्चों ने तो मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी किया था। ध्यान दो, जिन बच्चों से नहीं बना और जिन्होंने बना लिया, जिनको आंसर नहीं पता है यहां पर चेक करेंगे जल्दी से। सर हमें ये वाला डायहेड्रल एंगल पता है, हमें इस H और H डबल डैश के बीच में डायहेड्रल एंगल ऑलरेडी पता है और उसकी वैल्यू है 120 डिग्री। सभी को पता है ये, तो यहां से हम टोटल क्या कर देंगे, इस H डैश और H डबल डैश के बीच में 29 प्लस 120 डिग्री मतलब 149 डिग्री टोटल यहां पर डायहेड्रल एंगल की वैल्यू आ जाएगी H डैश और H डबल डैश के बीच में। यहां पर हमारा सही जो है, सही आंसर हो जाएगा बी। तो जिन भी बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया था उन सभी के लिए फिर से कांग्रेचुलेशंस, और जिनसे नहीं बना था वो जरूर यहां पर कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि H डैश और H के बीच में डायहेड्रल एंगल 29 डिग्री है, H और H डबल डैश के बीच में ऑलरेडी हमें पता है कितना होता है 120 डिग्री, तो टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 149 डिग्री। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। चलो आगे बात करते हैं, तो हम शुरू करेंगे अब हमारे आइसोमेरिज्म पार्ट 2 के बारे में, और उसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया है कायरल सेंटर और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो जितने भी कायरल कार्बन है उन सबको तो वैल्यू दिया हुआ है x, और जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उसे नंबर दिया हुआ है y, और हमें y अपॉन x की वैल्यू बतानी है। बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। x अपॉन y मतलब y अपॉन x की वैल्यू हमें बतानी है, इंटीजर में क्वेश्चन देना है, इंटीजर में हमें आंसर देना है। ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले m में कितने कायरल सेंटर है। तो हमने क्या बात की थी, जब कभी भी कायरल सेंटर देखेंगे, जैसे मान लो अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं तो ये क्या कायरल सेंटर है क्या, कैसे देखेंगे सर, यहां पर बैठ जाएंगे और यहां से हम हमारे दो घोड़ों को अपोजिट डायरेक्शन में भेजेंगे। आ रही बात समझ में, जैसे ही यहां से वो आगे जाएगा क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा। वो वहां से यहां आगे जाएगा तो क्या मिलेगा सर, CH मिलेगा। अगर भरत मिलाप होने से पहले डिफरेंट बंदे मिल जाएंगे हम बोल देंगे वो कायरल सेंटर है। क्लियर चीज। और अगर भरत मिलाप हो गया और डिफरेंट बंदे नहीं मिले तो हम बोल देंगे वो कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर चीज। तो सबसे पहले जंक्शन पॉइंट्स को देखा करो। सर ये 3 डिग्री था तो मैंने सबसे पहले इस पे चेक किया, इधर मैंने एक आदमी भेजा तो यहां पर बोला CH2 मिला, और जब मैंने यहां पर एक आदमी भेजा तो वो क्या बोल रहा है, CH मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है, मतलब बोल दूंगा ये जो है कायरल सेंटर है। क्लियर चीज। वही तरीका अपनाते हुए मैं सारे सेंटर्स पे देखता हूं क्या ये कायरल सेंटर है, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि सर यहां पर जब आगे गया तो CH मिला, यहां पर आगे गया तो भी CH मिला, लेकिन इस CH के साथ में OH जुड़ा हुआ था और वहां पर जो है एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी। अरे बात समझ में, यहां पर इस कार्बन के पास वैलेंसी डिफरेंट है और इस वाले कार्बन के पास वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। क्या ये कायरल सेंटर होगा, हाँ सर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। क्लियर है क्या, कैसे सर, इस कार्बन पे खड़े होकर मैंने एक आदमी इधर भेजा, उसे मिला CH, इधर आया उसे मिला CH2, डिफरेंट मिला, इधर वाले को मिला CH2, अच्छा दो जगह सेम मिला। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगा उसे CH, यहां पर मिलेगा CH, लेकिन वहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर NH2 जुड़ा हुआ है, तो सर ये भी कायरल सेंटर हो जाएगा। क्लियर अच्छे से। अच्छा कोई तुमसे बोले क्या ये कायरल सेंटर होगा, तो नहीं सर यहां पर तो 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है ऑलरेडी, ये कायरल सेंटर कभी भी नहीं होगा, चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। चलो बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितने कायरल सेंटर सर, 1 2 3 4 और एक ये वाला भी हमारे पास कायरल सेंटर हो जाएगा 5। क्या ये वाला कायरल सेंटर है क्या, हाँ सर ये भी कायरल सेंटर है। देखो एक तो वैलेंसी जुड़ी हुई है NH2, एक वैलेंसी यहां पर जुड़ी हुई है NH2, इधर जुड़ा हुआ है CH और यहां पर जुड़ा हुआ है CH2, और इस वाले पे एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन
चारों वैलेंसी डिफरेंट है, हम बोल देंगे ये भी कायरल सेंटर है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? एक्स की वैल्यू आ गई 6। कोई दिक्कत है इसमें? कायरल सेंटर में बच्चे बोले नहीं सर ये तो आता है बहुत अच्छे से, भरत मिलाप होने से पहले डिफरेंट बंदे मिल गए तो फिर वो कायरल सेंटर हो जाएगा। जैसे कोई तुम्हें पूछता, मान लो ये कायरल सेंटर होता है क्या? CH3 CH3, क्या ये कायरल सेंटर होता है क्या? बताओ जल्दी से। कैसे देखोगे सर? यहां पर खड़े हो जाएंगे, एक आदमी इधर भेजेंगे, एक आदमी इधर भेजेंगे, ये इधर आगे जाएगा बोलेगा CH2, ये इधर आगे जाएगा बोलेगा CH2, ये आगे गया CH2, आगे गया CH2। सर अभी तक कोई डिफरेंट नहीं मिला, और जैसे ये यहां पर आएंगे ये वाला भी यहां पर आ जाएगा, दोनों का भरत मिलाप हो गया, और भरत मिलाप होने से पहले उनको डिफरेंट बंदे नहीं मिले, हम बोल देंगे कायरल सेंटर नहीं है। ये कायरल सेंटर नहीं है क्या? ये कायरल सेंटर नहीं सर, ये भी कायरल सेंटर नहीं है। क्लियर अच्छे से? चलो बात करते हैं। तो हमने बात की कायरल सेंटर कैसे देखना है। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें देखना पड़ेगा डबल बॉन्ड्स जो जीआई शो कर सकते हैं। हाँ सर ये डबल बॉन्ड जीआई शो कर पाएगा, कैसे देखते हैं? इस कार्बन के पास एक तो CH3 जुड़ा हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दूसरा एक बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक कार्बन के पास दोनों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। सर डिफरेंट है तो ये जीआई शो कर देगा। क्लियर चीज? ये जीआई शो कर देगा। अब बात करते हैं क्या ये डबल बॉन्ड? हाँ सर ये डबल बॉन्ड भी जीआई शो कर देगा। एक और बात, ये जो रिंग होती है साइक्लो, उसमें ये जो वैलेंसी है क्या बोल सकते हैं? ये दोनों वैलेंसी एक बार तो अबाउ द प्लेन और एक बार ये अबाउ द प्लेन वो बिलो द प्लेन। दोनों अबाउ द प्लेन तो सिस, एक अबाउ द प्लेन है दूसरा बिलो द प्लेन है तो ट्रांस। तो यहां पर हम बोलेंगे सर ये यहां से भी एक जीआई जो है शो कर पाएगी। तो कितने? 1 2 और 3। तो यहां से हम बोलेंगे सर 3 जगह ऐसी है जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में शो किया जा सकता है। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्लियर चीज? अब ध्यान से समझो, फॉर्मूला क्या होता है सर? नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है? जब हमारी ये जो एल्कीन दे रखी है ये अनसिमेट्रिकल होनी चाहिए। लेकिन हमें जो एल्कीन दे रखी है वो तो क्या है सर? सिमेट्रिकल है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। सर ये सिमेट्रिकल कैसे देखा आपने? तो ध्यान दो, अगर मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं इस तरीके से, तो क्या लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में सिमेट्रिसिटी दिख रही है तुम्हें? हाँ सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। सर सिमेट्रिसिटी है तो हम बोलेंगे ये एल्कीन हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्लियर चीज? लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ तुम्हें सेम ओरिएंटेशन मिलेगा, सेम ओरिएंटेशन मिलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन है। नंबर ऑफ जीआई की बात करेंगे तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। p कैसे निकालते हैं? तो सर अगर n की वैल्यू ओड है तो p हो जाता है n+1 अपॉन में 2। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 3+1 अपॉन में 2, मतलब हो जाएगा ये 2। क्लियर चीज? अब बता दो जल्दी से। तो सर ये हो जाएगा 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 2-1। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, हमारे पास हो जाएगा 6। मतलब क्या बोल रहे हैं सर? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो y है, y की वैल्यू भी हो जाएगी 6। तो y अपॉन में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? वो आंसर आ जाएगा 1। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर था हमारा 1, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन 1 बनाया था। हो जाएगा ये? तो बना दो, बहुत इजी। हमने कायरल सेंटर्स देखना भी सीखा है, साथ के साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं वो भी सीखा है। साइक्लोहेक्सेन में अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो जीआई शो कर सकता है। कैसे? अबाउ द प्लेन दोनों ग्रुप हैं और एक बार एक अबाउ द प्लेन है दूसरा बिलो द प्लेन हो जाएगा। चलो बात करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस 2 ब्यूटीन। और हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो बता रखा है। क्या बताया हुआ है कि सर डाइपोल मोमेंट देखते हैं। डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट के। कैसे देखते हैं सर? जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना ज्यादा कंपाउंड में पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी होगी तो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर चीज? तो यहां से अगर मैं बात करता हूं ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिस 2 ब्यूटीन CH3
CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्लियर चीज। ट्रांस 2 ब्यूटीन हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन CH3, तो हाइड्रोजन CH3। अब बताओ जल्दी से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो सर डाइपोल मोमेंट का साइन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई की तरफ, आ रही बात समझ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट भी इधर जा रहा है, दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं, सम हो जा रहे हैं, तो ओवरऑल हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर चीज। यहां पर क्या हो रहा है सर, इसका डाइपोल मोमेंट का साइन इधर आ रहा है, इसके डाइपोल मोमेंट का साइन इधर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो क्या बोलेंगे सर, यहां पर सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, अगर सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर चीज। तो बता दो जल्दी से, पहला क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस 2 ब्यूटीन इज ग्रेटर देन ट्रांस 2 ब्यूटीन, दैट इज राइट, ये एकदम सही आंसर है। दूसरा क्या दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन, गलत, गलत बात है। क्लियर चीज, दोनों के बराबर है, वो भी नहीं, ये भी गलत है, आंसर आ जाएगा ए। अच्छा, यहां से मेल्टिंग पॉइंट की भी बात की जाती है। मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखते हैं सर, मेल्टिंग पॉइंट हम जनरली देखते हैं, पहले हम देखेंगे मोलर मास किसका ज्यादा है। क्लियर चीज, मोलर मास जिसका ज्यादा है जनरली मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। या दूसरी बात हम देखते हैं पेकिंग एफिशिएंसी से, किससे, पेकिंग एफिशिएंसी से देखते हैं। तो सर पेकिंग एफिशिएंसी सिस में ज्यादा है कि ट्रांस में, सर ट्रांस की पेकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर बात की जाए, दोनों का मोलर मास तो सेम है, तो आंसर किससे जाएगा, पेकिंग एफिशिएंसी से। हम बोलेंगे सर ट्रांस की पेकिंग एफिशिएंसी सिस से ज्यादा होती है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस वाले से ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई तुम्हें एल्किन की स्टेबिलिटी का पूछे तो भी बोल देना, ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी सिस वाले से ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि सर सिस वाले में पहले तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या बोलेंगे, सिस वाले में रिपल्शन होता है, CH3 CH3 दोनों सेम साइड है, रिपल्शन होगा, ये वाली एल्केन अनस्टेबल हो जाएगी। यहां पर कोई रिपल्शन वाली बात नहीं हो रही, अपोजिट है वो, तो हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर आप दोगे डाइपोल मोमेंट से, मेल्टिंग पॉइंट का आपको आंसर देना है पेकिंग एफिशिएंसी से या मोलर मास से, और स्टेबिलिटी का आंसर आपको देना है, पहले देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है जो कि यहां पर था, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कहां पर रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। तो यहां मॉलिक्यूल में रिपल्शन ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, आ रही बात समझ में। ये CH3 दूसरे CH3 के साथ में रिपल्शन कर रहा है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, या ट्रांस है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हमने क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 थी और नंबरिंग गलत हो गया है ना, ध्यान दो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर्स बिलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता रिलेशनशिप कैसे बताना है। तो भैया कभी भी ऐसे दिया जाए, दो कंपाउंड उनके बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है, आपको सबसे पहले R और S निकालना है। क्या निकालना है, R और S, और R और S में देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए। क्लियर चीज, अगर फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है और क्लॉकवाइज जाएंगे तो R और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो S, समझ में आता है। बताओ नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले किसे नंबरिंग करेंगे सर, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद सर यहां पर C2H5 का, क्लियर चीज, फिर CH3 का, फिर हाइड्रोजन का। सर यहां पर आ जाएगा फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, सही बात है। अब बात करो नंबर देने के बाद में आपको क्या करना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है, अरे बात समझ में। और 4 को इग्नोर मार देना, बिल्कुल इग्नोर मार देंगे 4 को। हम बात करेंगे 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं सर, हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या आएगा सर, आ जाएगा S। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास है S। इसका जल्दी से निकाल के बैठो, जल्दी से सोचो इसका क्या आएगा। नंबरिंग करते हैं पहले 1, 2 और 3, बताओ जल्दी से क्या बोलेंगे सर। यहां से नंबरिंग किया 1, 2, 3, फोर्थ बिलो द प्लेन है, सही बात है, बिलो द प्लेन ही होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा आंसर आ रहा था ना उसका रिवर्स आंसर आता। क्लियर चीज, बात करते हैं। ये हो जाएगा 1, 2, 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास R। क्लियर चीज, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं
आर और एस के बीच में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से बताओ सर। दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं क्या? नहीं सर। डायस्टेरियोमर्स होते हैं तो नहीं, डायस्टेरियोमर तो वैसे भी नहीं देना है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा तो ही हम डायस्टेरियोमर की बात करेंगे, या फिर सिस और ट्रांस बन रहा हो। क्लियर चीज? तो यहां पर हम बोलेंगे ये हो जाएगा इनेंशियोमर्स। अगर दोनों आर आर आ जाता तो मैं क्या बोलता, वो एक ही मॉलिक्यूल है, केवल तुम्हें रोटेशन घुमा के कंफ्यूज कर रहा है। लेकिन यहां पर तो एस और आर आ रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, और हम इन्हें इनेंशियोमर्स बोलते हैं। क्लियर चीज? और दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर दोनों का 50-50% मिला दिया जाए सॉल्यूशन में तो रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है, पता है आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं, आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव भी होते जाएंगे। इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। चलो बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3 एंड 4, और इनके बीच में वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बच्चे जनरली जल्दीबाजी में, पेपर में होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, करेक्ट पढ़ लेते हैं और पहले आंसर जो भी दिखा उसे टिक कर देते हैं। आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलो ध्यान देंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले नंबरिंग का, तो सर 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर चीज? ये हमें दिया हुआ है सर फिशर प्रोजेक्शन, इससे पहले दिया हुआ था हमें वेज डैश। फिशर प्रोजेक्शन में किस तरीके से आर और एस देखा जाता है, तो सर आर और एस देखने के लिए अगर हम बात करते हैं VCR, याद रहेगा हमारा ट्रिक है VCR या फिर HCS। क्या ट्रिक है हमारा? VCR और HCS। VCR का मतलब वर्टिकल क्लॉकवाइज आर। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है, आ रही बात समझ में? फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है और हम क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे आर, और क्या बोलेंगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसे बोल देंगे एस। क्लियर चीज? अच्छे से रिवीजन हो रहा है आपका अच्छे से। हॉरिजॉन्टल है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, क्या बोलेंगे? फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्लॉकवाइज आने पर हम बोलेंगे एस और एंटी क्लॉकवाइज आने पर हम बोलेंगे उसे आर। तो आपको ये याद होना चाहिए VCR। अगर VCR याद हो गया तो HCS तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। और जेईई मेंस का एक बहुत ही पेटेंट सा क्वेश्चन है कि फिशर प्रोजेक्शन दे दिया, एक कायरल सेंटर वाला, 2 कायरल सेंटर वाला, और वहां से आपको आर और एस के बारे में पूछेगा। हो जाएगा ना? बहुत इजी आपको बन जाएगा वो। बात करते हैं यहां पर सर नंबरिंग कर दिया हमने, फोर्थ प्रायोरिटी आ गया हमारे पास वर्टिकल, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल आ गया तो हम देखेंगे 1, 2, 3 पे जाना, 4 को इग्नोर मारो, तो सर हम जाएंगे 1, 2, 3 इस तरीके से, 1, 2, 3, 4 हमें इग्नोर मारना है। कैसे जा रहे हैं हम सर? एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास एस। क्लियर? अच्छे से वो हो जाएगा हमारे पास एस। इसमें ध्यान दो सर, यहां हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ये तो समझ में आता है ना 3 एंड 4 में किस तरीके से मैं डिफरेंस कर रहा हूं। यहां पर एक कार्बन के साथ CH3 और जुड़ा हुआ है, यहां पर तो हाइड्रोजन है, इसलिए उसकी प्रायोरिटी में ज्यादा दे रहा हूं। अगर 2 एटम पे सेम, अगर इससे जुड़े हुए 2 एटम पे सेम है तो उसके आगे के एटम्स को हम देखते हैं। आपको रूल्स पता होने चाहिए सारे। चलो ध्यान देना, 1, 2, 3, तो सर यहां पर हम जाएंगे इस तरीके से, और जैसे हमने इस तरीके से गया, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारा आ जाएगा आर। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। एक कायरल सेंटर है, एस का आर हो जा रहा है तो हम बोलेंगे इसे इनेंशियोमर। तो बता दो सेकंड एंड थर्ड, अच्छा अभी फर्स्ट एंड सेकंड आर इनेंशियोमर्स, ये तो सही है। क्लियर चीज? आगे इसका भी जल्दी से निकालो, 1, 2, 3 एंड 4 क्या हो जाएगा सर? 1, 2, 3 इस तरीके से देखेंगे। सर ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल है, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या मिलेगा सर? आर मिलेगा। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो सर हमें क्या मिलेगा? आर मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा आर। क्लियर चीज? यहां पर देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो 1, 2, 3, 4 तो हम बोलेंगे सर नंबरिंग इस तरीके से, 4 को इग्नोर मारना पड़ेगा, 1, 2, 3 ये भी जाने हैं सर एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास आर। तो क्या है सर? सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों के चारों, ये तीनों के तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ आइडेंटिकल है, और पहला जो है वो उसका इनेंशियोमर है। तो देखो कौन सा करेक्ट नहीं है? सेकंड और थर्ड आर आइडेंटिकल, सही बात है।
फर्स्ट और सेकंड आर इनेंशियोमर्स, फर्स्ट और सेकंड आर इनेंशियोमर्स, एस का आर हो गया, हाँ सर इनेंशियोमर है। फर्स्ट एंड थर्ड आर इनेंशियोमर्स, एस का आर हो गया, हाँ सर इनेंशियोमर है। सेकंड एंड फोर्थ आर इनेंशियोमर्स, सेकंड और फोर्थ आर इनेंशियोमर, आर का आर, ये वाला गलत है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा डी। डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट हो जाएगा। बना दो, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन आपको रिवीजन हो रहा है। अब आ जाते हैं अच्छे क्वेश्चन के ऊपर, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द आर एस कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड रेस्पेक्टिवली आर, हमें इन तीनों कंपाउंड्स के आर और एस बताने हैं, बहुत इजी है, देखते हैं। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे तो सर 1, क्लियर चीज 1। अब उसके बाद नंबरिंग किसकी करोगे, कार्बन की या रिंग की, किसे देखते हैं, ध्यान दो। सर ये जो रिंग है ना, इसको मैं इस तरीके से देख सकता हूं, ये डबल बॉन्ड है यहां पर, क्लियर चीज डबल बॉन्ड है। अगर इस कार्बन के पास में कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहां पर भी कार्बन था सर, वो तो टाई हो चुका है। आगे के आइटम्स देखते हैं, इसके आगे जुड़े हुए सर फ्लोरीन और उसमें आगे जुड़े हुए हैं कार्बन। अरे बात समझ में, डबल बॉन्ड है तो 2 कार्बन बोल सकते हैं कि इस कार्बन के साथ में कार्बन और इसके पास में 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इस तरीके से। लेकिन यहां पर हमें पता है सर 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे सर फ्लोरीन वाले की प्रायोरिटी इस रिंग वाले कार्बन से ज्यादा होगी, क्योंकि वो तो केवल कार्बन है, यहां पर फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया। हम बोलेंगे 1 के बाद हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा CF3 2, और ये हो जाएगी रिंग को 3, और ये हो जाएगा हमारे पास CH3 जो दिया हुआ है ये हो जाएगा 4। जो ये डैश दिया हुआ है वहां पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, क्लियर चीज। तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। नंबरिंग हमने दे दिया है 1 2 3, सर इस तरीके से हम जाएंगे क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमें मिलेगा आर। कोई दिक्कत है, दोबारा समझ लो। पहली प्रायोरिटी ऑप्शन को दिया, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा था। फिर कार्बन कार्बन में टाई हो गया, आगे के एटम्स देखे, यहां पर फ्लोरीन था और यहां पर वापस से कार्बन थे, इसलिए हमने क्या किया, फ्लोरीन वाले को CF3 वाले को ज्यादा नंबरिंग दे दिया। फर्स्ट के बाद 2 हो गया, अब 2 के बाद 3, क्योंकि इन दोनों में CH3 और इन दोनों में तो हमें पता है सर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को इग्नोर मारते हम गए क्लॉकवाइज, आ जाएगा आर। बात करते हैं यहां पर सर सबसे पहला नंबर मिलेगा नाइट्रोजन को, क्यों सर CSS को क्यों नहीं मिलेगा, कार्बन है भैया। पहला आइटम देखते हैं, जस्ट इस कार्बन के साथ पहला आइटम कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ पहला आइटम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का ज्यादा है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी हमारी जाएगी इसे, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसे, फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसे। अब क्या बोलेंगे सर, फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन आ गया, बिलो द प्लेन नहीं है सर, फोर्थ प्रायोरिटी अबाउ द प्लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अबाउ द प्लेन है तो जो आंसर हमारा आएगा उसका रिवर्स कर देना, क्लियर चीज। तो ध्यान दो 1 2 3, 1 2 3 से हम जाएंगे सर क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन होती तो आर आ जाता, लेकिन अबाउ द प्लेन है इसलिए हम बोलेंगे इसे एस। जो हमारा आंसर आएगा उसका रिवर्स करना पड़ेगा, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, जल्दी से इसका भी बताओ क्या आएगा सर। ये आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि CH2 यहां पर भी C, यहां पर भी C, तो CHO की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी 1, देन इसे 2 और यहां पर 3 और ये हो जाएगा 4। क्लियर है क्या अच्छे से, कैसे देखा मैंने, इस कायरल के पास में CH2 CHO जुड़ा हुआ है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर वापस से कार्बन ही आने वाले हैं, इसकी प्रायोरिटी सेकंड रहेगी, थर्ड देन फोर्थ। फोर्थ प्रायोरिटी फिर से अबाउ द प्लेन है, नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, वो हमने सीख लिया है। 1 2 3 कैसे जाएंगे, फोर्थ को इग्नोर मारेंगे, 1 2 3 पे जाएंगे सर, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। अबाउ द प्लेन है सर, बिलो द प्लेन होता तो आर बोल देते, अबाउ द प्लेन है तो एस बोलना पड़ेगा। देख लो जल्दी से, पहले में कायरल सेंटर पे आर, दूसरे में एस, तीसरे में भी एस, कहां पर दिया हुआ ऐसा RSS, लिख दो जल्दी से, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जल्दी से खुद से ट्राई करो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है। ध्यान देना, नाम भी इंपॉर्टेंट है। आजकल NTA वाले क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ही नहीं देते हैं, केवल नाम दे दिया। एंथ्रासीन में कितने प्लेन से आप लोग स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होने से काम नहीं चलेगा, क्लियर चीज। अभी तो मैंने क्वेश्चन में आपको एंथ्रासीन दे दिया, नेफ्थलीन भी आपको पता है क्या होता है, 2 रिंग होती है नेफ्थलीन, 3 रिंग होती है, उसे हम एंथ्रासीन बोल देते हैं। चलो बात करना, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट है,
ऐसे क्वेश्चन वैसे मैंने बहुत सारे, एक मेरा वीडियो पर्टिकुलर प्लेन और सिमेट्री के ऊपर ही बना हुआ है 1 आवर का, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं वहां पर मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। सर ये पूरा का पूरा प्लेनर है, समझो पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, तो मैं इसी के प्लेन से काट सकता हूं। क्लियर चीज, एक प्लेन कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन, एक हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन, तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर प्लेन एमपी। क्लियर चीज, जिसमें जैसे बोर्ड में प्रेजेंट है ये, इसी के बोर्ड के प्लेन से मैं कट कर दूंगा, तो एक प्लेन तो सारे एटम कट हो जाएंगे बराबर बराबर, उसे हम बोलेंगे एक प्लेन तो वो हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। दूसरा प्लेन देखो, दूसरा प्लेन यहां से देखेंगे, ये हो गया हमारे पास आधा उधर आधा इधर। क्लियर है अच्छे से, ये दूसरा प्लेन हो गया। तीसरा प्लेन देखते हैं, सर ये एक हमारा एक प्लेन ये भी हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। क्लियर अच्छे से, तो एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन, एक ये वर्टिकल वाला और एक ये वाला। क्लियर चीज, टोटल यहां पर 3 प्लेन पॉसिबल है। कुछ और आप लोग विजिबल हो पा रहे हैं क्या, नहीं सर और तो नहीं हो रहे। और कोई ऐसा प्लेन दो, ध्यान दो, अगर ऐसा मैं कोई प्लेन बताता हूं किसी भी तरीके से ऐसा, तो क्या होगा, इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, उसका मिरर इमेज उधर बनेगा। नहीं सर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर अच्छे से, तो यहां पर केवल और केवल 3 ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 3 कौन कौन से, इसको तो हटा देते हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो मोलिकुलर प्लेन हो गया, एक ये वाला प्लेन हो गया और एक ये वाला प्लेन हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहां पर कितने प्लेन प्रेजेंट है, एक तो मोलिकुलर प्लेन 1 2 और ये 3, टोटल यहां पर सर 3 प्लेन प्रेजेंट है। लिख दो इसे। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी भी आपको दिख सकता है, क्योंकि यहां पर नाम देके डायरेक्टली बिना स्ट्रक्चर पूछे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहां पर दिया हुआ है, दोनों में न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ है और साथ में हमसे पूछ रहा है बताओ ये दोनों आपस में कन्फर्मर्स हैं, डायस्टेरोमर्स हैं, एनेंटियोमर्स हैं या फिर पोजीशन आइसोमर्स हैं। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख के ही पहले ये पता कर लेना क्या एटम्स का अरेंजमेंट सेम है या नहीं। अगर एटम्स का अरेंजमेंट सेम नहीं है मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। समझ में आ रही बात, तो आपको सबसे पहले वही देख लेना है। अगर वो देख लिया तो फिर टाइम भी बचेगा और अगर आंसर भी आ सकता है, क्योंकि पोजीशन आइसोमर्स भी आपको ऑप्शन में एक दिया हुआ है। चलो देखते हैं, यहां पर हमारे पास यहां कार्बन है, इस वाले कार्बन के पास मैं बात करता हूं तो एक जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ है Br। क्या बोल रहे हैं, इस कार्बन के पास जुड़ा हुआ है CH3 और साथ में जुड़ा हुआ है Br। यहां पर ध्यान देना, इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है CH3 और साथ में जुड़ा हुआ है Cl। क्लियर चीज, सर फ्रंट वाले कार्बन पे CH3 के साथ में जुड़ा हुआ है Br और यहां पर जुड़ा हुआ है CH3 और साथ में जुड़ा हुआ है Cl। मतलब सर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज है। आ रही बात समझ में, पीछे वाला जो कार्बन है बैक वाले कार्बन पे CH जुड़ा हुआ है और बैक वाले कार्बन पे Cl जुड़ा हुआ है। यहां पर क्या है सर, बैक वाले कार्बन पे COOH है और साथ में Br है। मतलब सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जा रहा है, एटम्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो जा रहा है। आ रही बात समझ में, 3D में अरेंजमेंट नहीं, स्ट्रक्चरल में अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जा रहा है। इसका आप IUPAC नेमिंग भी करोगे तो भी डिफरेंट आएगा, या फिर इसे आप ओपन करके सोहर्स बना के देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं किसी एक का बना देता हूं, कैसे बनाते हैं सोहर्स। सर ये हमारा पीछे का सर्किल रहने दो और आगे वाले को, फ्रंट वाले कार्बन को पकड़ के आगे खींच दो, जैसे आगे खींचोगे सोहर्स बन जाएगा। समझ में आता है बात, ये हो जाएगा हमारे पास CH3, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर हो जाएगा Br, पीछे वाले पे क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा COOH और पीछे इधर हो जाएगा Cl और यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन। समझ में आता है, तो यहां पर हम बोलेंगे कि जिस कार्बन के साथ में CH3 है वहां पर आ रहा है Br, लेकिन यहां पर जिसके साथ में CH3 वहां पर कौन जुड़ा हुआ है, Cl है। एटम्स का अरेंजमेंट चेंज है, तो सर न तो ये कन्फर्मर्स होंगे, न ये डायस्टेरोमर्स होंगे, न ये एनेंटियोमर्स होंगे, ये केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या उसमें भी और डिफाइन करूं तो पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर है अच्छे से। सर पोजीशन क्यों बोला, सर चेन आइसोमर्स भी तो हो सकते हैं। वैसे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन चेन क्यों नहीं होंगे, ध्यान दो, दोनों में
नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल कार्बन की चेन है वो सेम है। किस तरीके से? 1 2 3 और 4। अगर इसे ओपन किया जाए तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास Cl, ये हो जाएगा CH3, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन पे नीचे COOH, इधर हो जाएगा Br और इधर हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। तो देखो नंबरिंग यहां पर भी 1 2 3 और 4। प्रिंसिपल चेन अभी भी सेम है लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। पहले 2 पे क्लोरो था, 3 पे ब्रोमो था, अभी 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है। क्लियर चीज? दोनों में एटम्स का अरेंजमेंट चेंज है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या और प्रिसाइसली बोला जाए तो पोजिशनल आइसोमर्स बना दो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली क्लासिफाइड एज मीजो कंपाउंड। जल्दी से खुद से सोचो, मीजो कंपाउंड क्या देखते हैं? सर कायरल सेंटर एक से ज्यादा होने चाहिए, साथ के साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। तो इसमें हम देख के ही बता देंगे क्या है इसमें या तो अगर ऐसे देख लो कि सर इसको अगर न्यूमेन से समझ में नहीं आता है तो आप इसे सोर्स बना के देख लो। पहले वाले को देख रहा हूं मैं, किस तरीके से देखना, इस तरीके से CH3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास OH, यहां पर आ जाएगा H, पीछे इधर OH, साथ में H और नीचे आ जाएगा CH3। क्लियर? अच्छे से ये बना दिया मैंने। अब यहां पर आप देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, तो जो दिख रहा वो देख लो। पहले मुझे सर दिख रहा है यहां पर, इधर गए तो CH3, नीचे गए तो CH3, इधर गए तो हाइड्रोजन, नीचे गए तो हाइड्रोजन, इधर गए तो OH, इधर गए तो OH। सर यहां पर हमें सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख गई, मतलब A में सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है, तो A हमारा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड, हमारा आंसर आ जाएगा A। लेकिन बाकियों को भी चेक कर लो, क्या पता गलत हो जाए, है ना। यहां पर देख लो, इस वाले में देखेंगे तो क्या करेंगे सर, यहां पर इधर OH गए तो नीचे OH, इधर गए CH3 तो इधर गए हाइड्रोजन। नहीं सर सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी तो नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी देखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी देखनी है तो इसे रोटेट करके देखना पड़ेगा। 180 डिग्री से रोटेट किया तो क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर को मैं बना रहा हूं, यहां पर ये बनेगा सर, इससे भी उल्टा Y बना देंगे, इसे भी नहीं, ये सीधा Y था ना Y, इसे भी सीधा Y बना दो। इसे रोटेट किया तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा OH नीचे, इस तरीके से ये जस्ट 1 अपोजिट में आ गया, ये CH3 इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आएगा, तो हाइड्रोजन यहां पर, CH3 यहां पर, और हमारे पास ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन। क्लियर? अच्छे से मैंने इसे भी Y बना दिया, 180 डिग्री से घुमा दिया तो OH आ जाएगा जस्ट नीचे, CH3 जस्ट अपोजिट, हाइड्रोजन जस्ट अपोजिट, तो हाइड्रोजन यहां पर। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख रही है? नहीं सर, जैसे प्लेन पास किया OH का मिरर इमेज दिख रहा है, लेकिन CH3 का मिरर इमेज इधर हाइड्रोजन नहीं बना पाएगा, इधर हाइड्रोजन का मिरर इमेज CH3 नहीं बना पाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं है, ये मीजो नहीं है। ये मीजो है क्या? नहीं सर ये मीजो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देख के समझ में आ रहा है। यहां पर देखेंगे, अगर मैं यहां से प्लेन से कट करता हूं, क्या इसका मिरर इमेज ये बना रहा है? नहीं सर, यहां पर C2H5 है, यहां पर CH3 है, ये भी गलत। हमारा आंसर आ जाएगा A। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से सोहर्स बना के फटाक से देख लेना। और एक बात और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी, कोई तुमसे पूछे इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी मिलेगी क्या, बच्चा ऐसा देख के भी बता सकता है, सर इधर OH इधर OH, ऐसे भी बता सकता है। ऊपर C2H5 नीचे C2H5, इधर H इधर H। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने बात की हुई है कि फिशर प्रोजेक्शन देखकर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्रिसिटी का आंसर नहीं देना है, पहले आपको सोहर्स में बदलना है, उसके बाद ही आंसर देना है। हो जाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है, बहुत बेसिक सा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कंपाउंड दिया है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है -45 डिग्री और सो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दिस। इस कंपाउंड का हमें रोटेशन दिया हुआ है -45 और इस कंपाउंड का हमें रोटेशन पूछ रहा है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, सर इसका एनेंशियोमर है ये, आंसर कर देंगे 45 प्लस में, वो माइनस में था तो ये हो जाएगा 45 प्लस में। जल्दी से सोचो, क्या दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं क्या? सोचो, अगर एनेंशियोमर्स है तो आंसर आ जाएगा 45, अगर एनेंशियोमर नहीं है तो फिर कुछ आंसर क्या आएगा, सोचेंगे जल्दी से। चलो बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे अरेंजमेंट में देखो क्या एटम्स का अरेंजमेंट सेम है क्या, फिर उसके बाद अपन R और S निकाल के देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं इस कार्बन के पास में जुड़ा हुआ है फ्लोरीन
यहां पर जुड़ा हुआ है इथाइल, यहां पर हम देखेंगे जहां पर इथाइल जुड़ा हुआ है सर वहां पर तो जुड़ा हुआ है Cl, मतलब कार्बन के एटमी अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है सर, ये दोनों एक दूसरे के केवल और केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। क्लियर चीज, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, कन्फर्मर्स नहीं है, इनेंशियोमर्स नहीं है, डायस्टेरोमर्स नहीं है, केवल और केवल क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, या मैं बोल देता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो क्या इन दोनों का रोटेशन आप देख के बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते सर, इसका उसके साथ में कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते डायरेक्टली, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हाँ, अगर इसका एनेंशियोमर दिया होता, अगर इसका मिरर इमेज दिया होता, मिरर इमेज किस तरीके से HCl फ्लोरीन C2H5 और यहां पर हमारे पास CH3 ये दिया होता, अगर इसका रोटेशन दिया -45 डिग्री, इसका पूछ रहा है तो हम क्या बोल देंगे +45 डिग्री, क्योंकि मिरर इमेज जो होते हैं इनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो इनेंशियोमर्स होते हैं उनका रोटेशन अमाउंट जो है वो तो सेम होता है। एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट करवाता है, हरी बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता है। तो एक का -45 है तो उसके मिरर इमेज का प्लस में 45 हो जाएगा। लेकिन इसका और इसका कोई अरेंजमेंट यहां पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। आई होप अभी तक आपके काफी कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस में ले रहा हूं जो आपको कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है और आपका रिवाइज भी करवा रहा है। बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गिवन पेयर, ये दोनों के दोनों पेयर दिए हुए हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। देखते हैं क्या है यहां पर। सर आइडेंटिकल है तो नहीं सर, आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं उसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान दो। यहां पर अगर मैं बात करता हूं सर, ये जो साइक्लो जो बना हुआ है यहां पर तीनों जो है, तीनों ग्रुप, ये CH3, ये CH3 और ये COOH, तीनों अबाउ द प्लेन है। यहां पर क्या, दो अबाउ द प्लेन और एक बिलो द प्लेन है। तो सर ये तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, GI हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। तीनों अबाउ द प्लेन है, ये दोनों अबाउ द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, आ रही बात समझ में। और जो दोनों एक दूसरे के GI होते हैं वो एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स भी होते हैं। तो क्या आइडेंटिकल है क्या? नहीं सर, आइडेंटिकल नहीं है। क्या इनेंशियोमर है क्या? तो इनेंशियोमर्स के लिए हमारा ट्रिक क्या बोलता है, इनेंशियोमर्स के लिए हमारा बहुत ही अच्छा ट्रिक है। क्या ट्रिक होता है कि सारे वेज सारे डैश में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे सारे वेज सारे डैश में, सारे डैश सारे वेज में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोल देंगे वो एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। क्लियर चीज। तो यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा, ये दोनों वेज एज इट इज है, केवल जो डैश है वो वेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनेंशियोमर्स भी नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है क्या? क्या एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं है। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर आ जाएगा डी, सी, डायस्टेरोमर्स। दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, साथ के साथ में बोल देता हूं वो एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स भी है, क्योंकि GI आर ऑल्सो नोन एज डायस्टेरोमर्स। क्लियर चीज। चलो बात करते हैं GI जो होते हैं सिस और ट्रांस, वो भी एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स होते हैं, मैंने आपको लिखाया हुआ है। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, C5H10 हाइड्रोजन निकल, तो वहां पर क्या हो जाएगा सर, रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। बात करते हैं निकल कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवा दिया, X आ गया, उस X में हमने हेलोजनेशन करवा दिया। 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर कंपाउंड C5H10, then how many pairs of geometrical isomers are possible? क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या दिया हुआ है सर, C5H10 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालो, DU निकालो सबसे पहले इसका। सर DU आ रहा है इसका C5H10, ये तो एल्किन वाला है सर, DU आ रहा है 1, मतलब ये एल्किन का फॉर्मूला है। आ रही बात समझ में। C5H10 CnH2n ये एल्किन है। इस एल्किन की बात करते हैं, इस एल्किन की हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन निकल ऐड किया तो सर वो नॉर्मल एल्केन बना देगा, एल्केन बना देगा। उस एल्केन के ऊपर हमने हेलोजनेशन करवाया तो हमें 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल रहे हैं, है ना। हमें देखना है सबसे पहले कि कितने टाइप की एल्कीन पॉसिबल है, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि कितने टाइप की एल्कीन में GI पॉसिबल है, तो हम आंसर दे पाएंगे। पहले जल्दी से क्वेश्चन को समझो, खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं बनता है तो हमारा सॉल्यूशन देखो, या फिर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वाला फिर खुद से ट्राई करना है। चलो ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये।
हम बात करते हैं C5H10, तो सर 5 कार्बन की बात करते हैं, 5 कार्बन एक लाइन से भी हो सकते हैं, क्लियर चीज। फिर डबल बॉन्ड यहां कहीं पर भी हम देख सकते हैं, सर 5 कार्बन भी हो सकते हैं, या फिर हम बात करें तो सर 4 कार्बन की चेन भी हो सकती है और एक कार्बन नीचे इस तरीके से भी हो सकता है। हम बोल सकते हैं सर 3 कार्बन की चेन भी हो सकती है, और ये तो नहीं सर, ये तो कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, ये वाली एल्किन तो नहीं होगी, ये वाली एल्किन तो नहीं होगी, इन दोनों में से एक एल्किन होगी। कौन सी एल्किन है देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना, समझना इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो कोई सी भी एल्किन होती, मान लो ये एल्किन होती या फिर ये एल्किन होती, इस एल्किन का हमने हाइड्रोजनेशन किया तो नॉर्मल पेंटेन मिलता, इस एल्किन का हाइड्रोजनेशन किया तो हमें आइसोपेंटेन मिल जाता, है ना, समझना। अब हमें देखना है कि जो रिडक्शन, इसका हाइड्रोजनेशन होने पर ये जो एल्केन बन रहा है, हाइड्रोजनेशन होने पर ये जो एल्केन बन रहा है उसका हमें क्लोरीनेशन करना है, और मोनोक्लोरीनेशन करने पे हमें 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलने चाहिए, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलने चाहिए। तो हमें इन दोनों में से देखना है कौन सा एल्केन हमें 3 मोनोक्लोराइड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे पाएगा। हरी बात समझ में? तो बात करते हैं, अगर इसमें Cl यहां पर जोड़ा तो एक Cl आ गया, या फिर मैं बात करूं Cl वहां नहीं सर, Cl यहां पर जोड़ दो तो एक यहां पर भी आ सकता है। 1 पे पहले क्लोरो था, अब 2 पे क्लोरो हो गया, तो सर 3 पे भी क्लोरो हो सकता है। मतलब सर यहां से इस वाले एल्केन से 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हमें मिल सकते हैं। दोबारा समझो, या तो मैं बोलूं Cl यहां पर ऐड कर सकते हैं मोनोक्लोरो के लिए, तो एक बार ये बन जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, या फिर मैं बोलूं कि यहां पर Cl अटैच हो जाएगा तो 2 क्लोरोपेंटेन भी मिल जाएगा, या मैं बोल देता हूं दोनों जगह नहीं सर 3 पे क्लोरो जोड़ देता हूं तो हमारे पास बन जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। मतलब 3 डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल रहे हैं। यहां से देखते हैं कितने मिलेंगे, तो सर यहां से यहां पर एक Cl जोड़ सकते हैं। हरी बात समझ में? यहां पर एक Cl जोड़ेंगे तो एक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हमें मिलेगा। दूसरी बात, यहां नहीं सर, यहां पर जोड़ देते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा सर, ये भी एक नया आइसोमर बन जाएगा। सेकंड, यहां पर जोड़ सकते हैं क्या? देखो यहां पर, हाँ सर यहां पर भी जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं हटा दूं, वहां पर मैंने ऐड किया तो 1 2 3 4 2 मिथाइल 2 क्लोरो, ये भी एक नया आइसोमर है। हरी बात समझ में? तो सर 3 मिल रहे हैं, यहां पर एक और पॉसिबल है 4, यहां पर ये वाला भी पॉसिबल है। मतलब ये वाली जो एल्कीन है, थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है। ये जो 4 है ना, 1 2 3 4 और ये 5, तो अगर मैं बात करता हूं इस वाले एल्केन की 5 कार्बन की, ये वाली जो एल्केन है इसके 1 2 3 और 4, सर 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। आ रही बात समझ में? एक या तो Cl यहां जुड़ जाए, या फिर Cl यहां जुड़ जाए, या फिर Cl यहां, या फिर यहां, टोटल 4 आइसोमर्स यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं स्ट्रक्चरल। क्लियर चीज? लेकिन इस वाले में 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3 ही पॉसिबल है। और हमें वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो मुझे बताओ जल्दी से, ये वाला एल्केन रहेगा कि ये वाला एल्केन रहेगा? सर डेफिनेटली ये वाला ही एल्केन रहेगा। एक्स के रूप में जो हमारे पास रिडक्शन होने के बाद जो एल्केन एक्स मिलने वाला है, वो एल्केन डेफिनेटली यही वाला एल्केन होगा, तभी जाके 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। अगर ये वाला एल्केन होता तो हमारे पास 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिलते। हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो हम बात करेंगे सर हमारा जो एल्केन है ना, एल्केन तो ये है, ये एल्केन बनना चाहिए। तो ये एल्केन किस किस एल्कीन के रिडक्शन से बन सकता है? उल्टा सोचना पड़ रहा है हमें यहां पर। सर यहां पर या तो डबल बॉन्ड यहां पर हो सकता है, या फिर मैं बोल देता हूं डबल बॉन्ड या फिर यहां पर हो सकता है। सर ये 2 ही एल्केन ऐसी पॉसिबल है जिनका रिडक्शन करने पर हमें नॉर्मल पेंटेन मिलेगा। आ रही की बात समझ में? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहे? नॉर्मल पेंटेन है, ये एल्किन बनेगा, रिडक्शन होने पर नॉर्मल पेंटेन मिलेगा, या फिर ये एल्किन बनने पर नॉर्मल पेंटेन मिलेगा रिडक्शन करने पर। ये 2 ही एल्किन पॉसिबल है। क्लियर चीज? कोई तीसरी एल्किन पॉसिबल नहीं है। तो हमें देखना है क्या ये वाली एल्किन GI शो कर पाएगी? नहीं सर, इसके पास तो दोनों हाइड्रोजन है, ये GI शो नहीं कर पाएगी। क्या ये वाली एल्किन GI शो कर पाएगी? तो जल्दी से सर, यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। सर हाँ, ये वाली एल्किन GI शो कर पाएगी। हो जाएगा? ये बना दो जल्दी से। तो अब यहां पर हमें देखना है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10।
तो यहां पर क्या ये वाला एल्किन आंसर आएगा? नहीं सर, ये तो बिल्कुल भी जीआई शो नहीं कर पाएगी। ये वाली जो एल्किन है ये जीआई शो कर पाएगी, तो इनका सिस और ट्रांस बनेगा, मतलब एक पेयर बनेगा। सिस और ट्रांस का यहां पर एक पेयर बनेगा। मतलब क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा था। आपको बात की जाए तो आपको यहां पर हाइड्रोजनेशन करवा दिया, मोनोक्लोरिनेशन करवा दिया और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी उसमें ऐड करवा दिया। यहां पर 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ आए, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहां पर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, हमें देखना है कि कौन सी एल्केन जो है पॉसिबल है। एल्केन से हमने एल्किन बनाई और एल्किन से हम देख रहे हैं कि वन है जो पेंटीन है वहां पर तो जीआई शो नहीं हो सकता, 2 वाली जो पेंटीन बन रही वहां पर जीआई शो है, मतलब एक पेयर पॉसिबल है। हमारा आंसर आ जाएगा 1। हो जाएगा क्या? जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा 1। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, ये हमारे पिछले साल एनटीए ने मॉक टेस्ट में पूछा था। चलो बात करते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड बाय ब्रोमिनेशन ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। ब्रोमिनेशन करवाना है ट्रांस 2 ब्यूटीन पे, जल्दी से सोचो, कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? CARTAM ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ऐसा कोई ट्रिक याद है आपको अच्छे से? CARTAM क्या बनेगा? जल्दी से सोचो। सर हमें ट्रांस एल्किन दे रखी है, ट्रांस 2 ब्यूटीन दे रखी है, तो ट्रांस एल्किन हो जाएगा। ये रहा ट्रांस एल्किन। यहां पर हम बात करेंगे सर, यहां पर अटैक करवा रहे हैं हम ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन जो करवाया जाता है वो Br2 विद CCl4 के द्वारा करवाया जाता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लियर चीज। जब एल्किन ले रखी हमने ट्रांस, Br2 विद CCl4 का अटैक करवाएंगे, तो सर ये जो है हमें कौन सा एडिशन देता है? सर ये एंटी एडिशन देता है। आपको याद है अच्छे से? सर ये एंटी एडिशन देता है Br2 विद CCl4। कैसे मैंने डायरेक्टली सोच लिया कि एंटी एडिशन देगा? समझो हमने बात की हुई है कि जब भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और लोन पेयर है, तो सर हेलोजन जो होती है, हेलोजन उसके पास लोन पेयर भी होता है और वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास। तो जब एल्किन के ऊपर एडिशन होता है तो डेफिनेटली वहां पर NCC बनेगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और एंटी एडिशन होगा। समझ में आती बात? एंटी एडिशन होगा तो हम वहां पर फटाक से बोल देंगे सर ट्रांस एल्किन ले रखी है, एंटी एडिशन होगा तो मीजो बनेगा, मतलब हम बोल देंगे यहां पर हमारा कंपाउंड बनेगा मीजो। और मीजो से मेरा मतलब है कि इस तरीके का हमारा आंसर आ जाएगा कि CH3 ऊपर, CH3 नीचे, और यहां पर हम बोलेंगे इधर भी Br, इधर भी Br, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। क्लियर चीज? ये बन गया हमारा मीजो। मीजो मैंने कैसे बोला? सर मीजो यहां पर हमने बोला कि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें दिख गई, ये हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से हमने बोल दिया मीजो। तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? सर एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा। क्लियर है क्या अच्छे से? दोबारा सुनो, अगर ट्रांस एल्किन नहीं दिया जाता, सिस एल्किन दिया जाता, अगर मान लो सिस एल्किन दी जाती, सिस एल्किन एंटी एडिशन होता Br2 विद CCl4 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता? R मतलब रेसिमिक मिक्सचर बन जाता, या मैं बोल दूं इनेंशियोमेरिक पेयर बन जाता। हो जाएगा ये? अगर सिस एल्किन विद Br2 विद CCl4 एंटी एडिशन होता तो सर रेसिमिक मिक्सचर बनता, या फिर मैं बोल देता हूं इसे इनेंशियोमेरिक पेयर बनता, D एंड L बन जाता। क्लियर चीज? D एंड L बन जाता और सेम अमाउंट में बनता, जिसे हम रेसिमिक मिक्सचर बोल देते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर है ट्रांस 2 ब्यूटीन ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन, तो मीजो बनेगा, और मीजो मतलब स्टीरियो आइसोमर कितना? 1। और अगर मान लो सिस एल्किन दिया हो जाता तो आंसर आता हमारा B मतलब 2। चलो ये तो हो गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। जल्दी से खुद से ट्राई करो क्या आंसर आने वाला है। आपको सिंपल n की वैल्यू निकालनी है, अगर n की वैल्यू आ गई तो स्टीरियो आइसोमर्स हो जाते हैं हमारे पास 2 की पावर n। क्लियर है अच्छे से? अब n वो वैल्यूज हैं जहां से GI भी शो हो सकता है और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो हो सकता है। चलो बात करते हैं। वैसे मैक्सिमम मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, सीधा 2 की पावर n से आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। सबसे पहले देखो ये जो रिंग दे रखी है ना, क्या ये रिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगी? सर डेफिनेटली कर पाएगी, क्योंकि 2 रिंग है, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो जाएगी, ड्यू टू रिपल्शन परपेंडिकुलर हो जाएगी। जैसे ही परपेंडिकुलर हुई सर चारों वैलेंसी डिफरेंट है,
कोई प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी, हम बोल देंगे ये जो है यहां से इस वाले पोर्शन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। समझ में आती बात? यहां से मैं लिख देता हूं, यहां से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरी बात, ये जो पोर्शन है यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, सिस और ट्रांस यहां पर बन सकता है। यहां पर आगे बात करते हैं, ये कायरल सेंटर है। मैक्सिमम बच्चों मुझे लगता है अगर जिन्होंने भी देखा होगा ये दो तो सही देखा होगा, लेकिन कायरल सेंटर शायद देखना वो भूल गए होंगे। यहां पर कायरल सेंटर भी बन रहा है, मतलब ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां से भी शो कर सकता है। तो n की वैल्यू टोटल कितनी आ गई सर? n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, n की वैल्यू 3 आ गई, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2 की पावर 3, दैट मीन्स 8। लिख दो जल्दी से। तो मैक्सिमम बच्चों से आंसर 8 आया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन्होंने ये मिस्टेक की हुई हो, जिन्हें कायरल सेंटर नहीं दिखा, तो भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर में जरूर कभी ना कभी दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था आपको। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। कितने मोनो हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में, और जहां पर हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी शो करना है। मतलब अगर कहीं पर कायरल सेंटर दिख गया, कहीं पर कायरल सेंटर दिख गया, तो हम बोलेंगे भैया वहां पर एक कायरल सेंटर है तो 2 की पावर 1 मतलब 2, वहां पर 2 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। अगर 2 कायरल सेंटर दिख गए तो 4 आइसोमर हो जाएंगे। अगर कहीं पर मीजो बन रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी दिख रही है, तो हम बोल देंगे वहां पर 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, रिवाइज आपको करना है। बात करते हैं ए, सिंपलेस्ट ऑप्टिकल एक्टिव एल्कीन। तो बता दो जल्दी से ऐसी कौन सी एल्कीन है जो सिंपलेस्ट है और ऑप्टिकली एक्टिव है? एकदम सिंपल, सबसे स्मॉलेस्ट वाली हमें ऑप्टिकल एक्टिव एल्कीन चाहिए, जिसका हाइड्रोजनेशन किया तो कुछ एल्केन मिलेगा, उस एल्केन का हमने हेलोजनेशन किया तो कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हरी बात समझ में? तो पहले हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितने मोनो हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो बताना है ना। यहां पर क्वेश्चन डिफरेंट है, हमें पहले एल्कीन पता करके उसका हाइड्रोजनेशन करवा के एल्केन बनेगा, उस एल्केन के ऊपर हम हेलोजनेशन करवाएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्टिकल एक्टिव एल्कीन बनानी है, तो कैसे? सबसे पहले आप कर दो एल्कीन, ये हमने बना दिया एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जैसे ही जोड़ा एल्कीन बन गई। लेकिन ये एल्कीन ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए, तो ये जो एल्कीन है ऐसे कार्बन के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए जो कि कायरल है। समझ में आती बात? एल्कीन बना दिया, उसके बाजू वाला कार्बन कायरल होना चाहिए, तभी पूरी एल्कीन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो ध्यान से मैंने बात किया, ये एक हाइड्रोजन टिका दिया, एक मैंने मिथाइल टिका दिया। अब इसके बाद मुझे क्या मैं यहां पर मिथाइल लगा सकता हूं? क्या मैं मिथाइल लगा सकता हूं? नहीं सर, अगर आपने 2 मिथाइल लगा दिए तो ये कायरल नहीं बनेगा। आपको मिनिमम ऑप्टिकल एक्टिव बनाने के लिए यहां पर CH2CH3 जोड़ना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर मिनिमम मुझे CH2CH3, या मैं इनडायरेक्टली बोल दूं मुझे इथाइल लगाना ही पड़ेगा, तब जाके कायरल बनेगा। तो ये मेरी बन गई मिनिमम कार्बन वाली ऑप्टिकल एक्टिव एल्कीन। क्लियर चीज? बना दो जल्दी से। यहां पर मैं हाइड्रोजन भी बता देता हूं, यहां एक हाइड्रोजन भी रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है CH2, यहां पर कायरल सेंटर है ये, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्कीन हो जाएगी। अब इसका मुझे करना है हाइड्रोजनेशन। तो मुझे पता है सर, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजनेशन होगा। कौन सा एडिशन देता है? जल्दी से सर, क्या होता है? एल्कीन हो या अल्काइन, जब निकल के सरफेस से पास की जाती है तो 2 हाइड्रोजन सिस डायरेक्शन में लिफ्ट ले लेती है। हरी बात समझ में? मतलब ये जो है सिन एडिशन देती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हाइड्रोजनेशन जो होता है एल्कीन अल्काइन का, वो सिन वाली पोजीशन में होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब यहां पर हमारा जो एल्केन बनने वाला है, यहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन चिपकेगी, तो हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से। हमारा जो एल्केन बनेगा CH2 CH3, यहां पर भी CH2 नहीं सॉरी, यहां पर तो CH3, यहां पर हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारे पास CH2 CH3। कोई दिक्कत है?
डेफिनेटली समझ में आता है। डबल बॉन्ड हटा के हमने हाइड्रोजन चिपकाई तो हमारे पास ये एल्केन बना। इस एल्केन का हमें मोनो हेलोजिनेशन करवाना है और मोनो हेलोजिनेशन करवाने पर हमें देखना है कि कितने मोनोक्लोरिनेटेड स्टीरियो आइसोमर्स यहां पर पॉसिबल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो एक एक हेलोजन कहां कहां पर लगेगी, सारी पॉसिबिलिटीज आपको देखनी है। चलो देखते हैं, वन बाय वन सारे देखते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले, सर यहां पर सीएल चिपका देंगे, समझ में आता है? तो ध्यान दो, वो वाला बना देता हूं मैं पहले। यहां पर हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH2Cl। कोई दिक्कत है? नहीं सर, आराम से समझ में आता है। तो CH3 साथ के साथ खुद से भी ट्राई करते चलो कितना बनता है। सर जैसे ये यहां पर आपने मोनो हेलोजिनेशन किया, यहां पर ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा। क्या ये कायरल था पहले? नहीं सर, कायरल तो नहीं था। इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, कायरल नहीं था। एल्केन हमारा ऑप्टिकल इनएक्टिव था, लेकिन जैसे ही मोनो हेलोजिनेशन किया ये कायरल हो गया। मतलब इसके R और S दो बनेंगे, मतलब इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। समझ में आ रही बात? चलो बात करते हैं, कायरल सेंटर देखते रहेंगे। पहले यहां पर एक हेलोजन जोड़ दिया, उसके बाद बात करते हैं हेलोजन कहां कहां पर जा सकती है। सर यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर भी हेलोजन जा सकती है और एक बार हेलोजन यहां पर भी जा सकती है। 4 जगह पर मोनो हेलोजिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहां पर करूंगा तो वो तो ऑलरेडी पॉसिबल जो हमने पहले कर दिया है। क्लियर चीज? तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने बना दिया, अब ये वाला बना रहा हूं। तो यहां से हम बात करेंगे CH2 CH3, ये हो जाएगा CH CH3 और बीच में यहां पर CH Cl CH3। क्लियर चीज? और जैसे मैंने यहां पर हेलोजिनेशन किया, ये भी कायरल हो जाएगा और ये भी कायरल हो जाएगा। और जल्दी से बता दो, क्या ये सिमेट्रिकल एल्केन है? नहीं सर, अनसिमेट्रिकल है। तो 2 की पावर 2 मतलब यहां पर 4 आइसोमर्स बनेंगे, इस वाले के 4 आइसोमर्स बनेंगे। समझ में आ रही बात? इसके 2 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे, टोटल 6 हो चुके हैं। आगे बात करते हैं, जब हेलोजन यहां पर चिपकेगी वो वाला केस, तो यहां पर मैं बना देता हूं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहां पर मैंने चिपका दिया हेलोजन। और जैसे यहां पर हेलोजन लगाया, क्या कायरल बन रहा है? क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? नहीं सर, कायरल तो नहीं। इधर भी थाइल है, इधर भी थाइल है। सर कायरल नहीं बन रहा है, तो इसका एक ही काउंट होगा। समझ में आती है क्या बात अच्छे से? हाँ सर, इसका एक ही काउंट होगा। यहां पर हमारे पास बन गया। अब ये वाले मिथाइल के ऊपर हेलोजिनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, वो भी बना देते हैं। CH3 CH2, यहां पर आ जाएगा CH2Cl। भाई मिथाइल का एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन चिपका दिया, तो हमारे पास CH2Cl बनेगा। ये हो जाएगा CH2CH3। क्लियर अच्छे से? क्या इसमें कोई कायरल बन रहा है? क्या ये कायरल है? नहीं सर, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, कायरल तो नहीं बन रहा। इसका भी 1 ही बनेगा। तो टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे बताओ जल्दी से। सर जब इस एल्केन का मोनो हेलोजिनेशन करवाया तो यहां से, यहां से, यहां से और यहां से 4 जगह से प्रोडक्ट्स बन सकते थे, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते थे। लेकिन हमें उन्होंने बोला काउंट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स ऑल्सो। तो हमें देखना पड़ेगा कि कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर यहां पर बन रहा था तो इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। यहां पर 2 कायरल सेंटर और अनसिमेट्रिकल एल्केन थी, इसलिए 2 की पावर 2 मतलब 4 बन जाता। आरी बात समझ में? यहां पर क्या बोलेंगे, सर कोई कायरल सेंटर नहीं तो 1 काउंट होगा। यहां पर कितना, यहां पर भी 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 4 6 और 2 8। सर टोटल 8 एल्केन ऐसी पॉसिबल है, टोटल 8 एल्केन्स पॉसिबल है इसकी मोनो हेलोजिनेशन करवाने पर। तो यहां पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। लिख दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करवा रखे हैं। रेसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, सब मैंने बातें आपको लिखवा रखी है। चलो ये बात करते हैं, रिवीजन कर लेना अच्छे से। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2019 या 2020 में ही क्वेश्चन आया था। आई होप आपसे बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट enantiomeric excess of mixture containing 6 ग्राम ऑफ +2 ब्यूटेनॉल एंड 4 ग्राम ऑफ -2 ब्यूटेनॉल। वैसे ही क्वेश्चन मेरे नोट्स में ऑलरेडी बच्चों को मैंने करवा दिया था, लेकिन एनटीए ने पिछले साल मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं यहां पर बता देता हूं रिवीजन के तौर पे। और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या किया हमने, enantiomeric excess हमें बताना है किसका, मिक्सचर का। मिक्सचर कौन सर, 6 ग्राम है 2 ब्यूटेनॉल और 4 ग्राम है माइनस में 2 ब्यूटेनॉल। तो यहां पर हमारे पास जो मिक्सचर बन रहा है वो मिक्सचर बन रहा है
एंड एल का, आ रही बात समझ में। मैं मान लेता हूं डी तो हमारे पास 6 ग्राम दिया हुआ है और एल हमारे पास 4 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल मिक्सचर कितना हो गया सर, टोटल मिक्सचर 10 ग्राम हो गया, तो मुझे परसेंटेज डी बता दो सर। परसेंटेज डी हो जाएगा 6/10 इंटू 100। भाई टोटल मिक्सचर 10 ग्राम का हो गया, 10 ग्राम में डी का परसेंटेज कितना है, तो सर वो हो जाएगा 60%। समझ में आता है। अच्छा परसेंटेज एल बता दो सर, 4/10 इंटू 100, या मैं 100 में से माइनस करके भी लिख सकता था तो भी हमारे पास आंसर आ जाता। ये आ गया, ये परसेंटेज डी आ गया, परसेंटेज एल आ गया। अब हमें एनेंटियोमेरिक एक्सेस बताना है, कितना एनेंटियोमेरिक एक्सेस हो चुका है। तो इसका एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल प्यूरिटी बोलो चाहे एनेंटियोमेरिक एक्सेस बोलो, एक ही बात है। फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपन ने, क्या पढ़ा हुआ है, डी माइनस एल अपॉन में डी प्लस एल। आ रही बात समझो। और लेना है मोड, मतलब आपको ज्यादा में से कम ही माइनस करना है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा था, क्या बता रखा था समझो, इसका 40% उसके 40% को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये जो एल है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो दोनों इसका 40% उसके 40% को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा कितना 20%। तो डायरेक्टली आंसर भी आ जाएगा एनेंटियोमेरिक एक्सेस 20%, फॉर्मूले से भी आ जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या बोलता है, 60 माइनस 40 अपॉन में 60 प्लस 40 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है ना, यहां पर 100 भी लगा देना मल्टीप्लाइड बाई, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 20% एनेंटियोमेरिक एक्सेस है, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये नोट्स में भी ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, दोबारा समझ लो। एनेंटियोमेरिक एक्सेस डायरेक्टली कैसे निकालना है सर, यहां पर 6 ग्राम 4 ग्राम टोटल 10 ग्राम का मिक्सचर है, 60% डी है, 40% एल है हमारे पास। तो दो समझो, इसका 40% उसके 40% का रोटेशन कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा कितना ओवरऑल तुम्हारा मिक्सचर में, सो 20% बचेगा। तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस जो है वो 20% है। कोई तुमसे पूछे कि बताओ परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना हुआ, परसेंटेज रेसिमाइजेशन कितना हुआ, तो क्या बोलेंगे, इसका 40% उसके 40% को कैंसिल आउट कर दे रहा है सर, जो है 100% मिक्सचर में से 80% मिक्सचर कैंसिल आउट हो चुका है, 40 इसने 40 जो इसका था उसने उसके 40 को कैंसिल आउट किया, टोटल 80% हमारे पास, 80% हमारे पास क्या हो चुका है, रेसिमाइजेशन हो चुका है। या मैं बोल देता हूं 100 माइनस ऑप्टिकल प्यूरिटी, तो वो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज रेसिमाइजेशन। चलो लिख दो जल्दी से, हो जाएगा क्या, बहुत इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे नोट्स में है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैंने और करवा रखे हैं, वो भी आपको रिवीजन करना है, हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आइसोमेरिज्म का रिवीजन जो है जेईई मेंस, वो रिवीजन खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा ऑर्गेनिक का आने वाला है, वहां पर हम बात करेंगे बहुत ही जेईई मेंस के बहुत ही पैटर्न क्वेश्चंस की, जहां पर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आ रही बात समझ में, जो कि अपन जनरली पढ़ते नहीं है, और वहां से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आजकल आता है, तो उसको भी अपन को अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ के रखना है। आप एनसीईआरटी का थोड़ा सा रीडिंग करके रखना। और बात करते हैं जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लसाइन टेस्ट, जेल्डाल टेस्ट, ड्यूमास टेस्ट, ये सारे के ऊपर मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा बनेगा सुपर 3000 एमसीक्यूज वाला, उसमें अपन बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।